तो देखो बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। याद होगा हमने पिछले डेरिवेशंस में, जो पिछला क्लास था उसमें हमने ओम्स लॉ डिराइव किया था। तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था सर वो डेरिवेशन एक बार और करा दीजिए। तो आज हम पहले वो वाला डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ की तरफ। आज हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम स्टार्ट करें प्रीवियस टॉपिक से, तो याद होगा हमारे पास प्रीवियस टॉपिक में जो करंट का फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू NaEVD। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक से रिलेशन आया था। तो अब हम जा रहे हैं रेजिस्टेंस निकालने और फिर क्वेश्चंस करने, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर आप करंट को NaEVD की जगह आप E टाउ बाई M अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा करंट का वो बनेगा NaE स्क्वायर E टाउ बाई M। तो हम निकालने क्या जा रहे हैं? तो हम निकालने जा रहे हैं बच्चों एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और फिर इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे से। तो एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो इसके लिए हमने सबसे पहले करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लिख लिया, बाद में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो हमने सब्स्टिट्यूट किया और ये हमारा आ गया I। इसमें हमें क्या करना होता है, हम सभी को मालूम है कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो E इंटू एल होता है। याद होगा मैंने कल भी बताया था कि ये सारी चीज़ें हमने एक कंडक्टर लिया है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा A है। तो V इज इक्वल टू ई इंटू एल होगा। अगर मैं इस और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालूं तो फील्ड इंटू में लेंथ, यहां से हम E को लिख सकते हैं V बाई एल, और मैं V बाई एल को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो जब हम V बाई एल को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों I की वैल्यू आएगी NaE स्क्वायर और E की जगह V बाई एल। ठीक है, और इस साइड में आपके पास टाउ है और इधर आपके पास M है। ठीक, अब ये जो V है इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा I बाई वी इज इक्वल टू NaE स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूं NE स्क्वायर बाई M इंटू टाउ को एक साथ लिख रहा हूं, और A बाई एल को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों एक साथ लिख रहा हूं। ठीक, अब हम जब इसको उल्टा करेंगे तो आप देखो V बाई आई इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ, और इस साइड आएगा L बाई A। और हम सबको पता है, हमने 10th में ओम्स लॉ पढ़ा था कि V बाई आई होता है बच्चों रेजिस्टेंस R, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आता है R, और ये जो क्वांटिटी आपकी आई है M डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ, इसको हम रो कहते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है R इज इक्वल टू रो L बाई A, वेयर रो इज। अब देखो मान लो मैंने आपसे कहा, ध्यान से देखना, लेट सपोज मैंने कहा कि एक आपके पास क्यूब है, लेट सपोज दिस इज अ क्यूब। ठीक, माना ये जो लेंथ है ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज A। ठीक है, ये हिस्सा, यानी कि अगर मैं कोई बॉक्स ले लूं, लेट सपोज मैंने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स में देखो मेरे पास एक तो ये, ठीक है, एक तो आपके पास ये है लेंथ, ठीक, एक आपके पास ये लेंथ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक आपके पास ये, यानी कि आप अपने घर में भी देख सकते हो आपके पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। ठीक है, तो मान लिया मैंने ये जो पोर्शन है इसको मैंने A ले लिया, ये जो पोर्शन है दिख रहा होगा आपको इसको मैंने B ले लिया, और ये जो पोर्शन है इसको मैंने C ले लिया। ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि इस क्यूब के स्ट्रक्चर में मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे भी, क्लियर है, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक,
और आपको मैंने पूछा कि इस क्यूब के अलग अलग साइडों ने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया। ये क्यूब भी हो सकता है, ये क्यूबॉइड भी मतलब आपका जो बेसिक जो बॉक्स होता है आपका, ठीक है, वो भी हो सकता है। यानी आप कह सकते हो जो जैसे ये बॉक्स था आपका ये, ठीक है, ऐसा भी हम कंडक्टर ले सकते हैं। करंट इधर से भी फ्लो करा सकते हैं, करंट इधर से भी फ्लो करा सकते हैं और करंट इधर से भी फ्लो करा सकते हैं। यानी एक्स वाई जेड तीनों साइड से हम क्या करा सकते हैं, करंट को फ्लो करा सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि आप हर एक साइड से कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, प्रॉपर बना लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। तो आप एक क्यूब बनाइए, क्यूब में ये ए, ये बी और ये सी, और आपको करंट फ्लो कराना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो बच्चों, जब भी रेजिस्टेंस निकाला जाएगा हमेशा याद रखना, अभी हमने फॉर्मूला देखा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दिख रहा होगा। तो बस हमें यही चीज यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। करंट मैंने आपको बताया ही किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर मूव करता है। यानी मान लीजिए ये एरिया हम ले रहे हैं, दिस एरिया, तो कौन सा करंट लेंगे, ये करंट लेंगे। इस करंट से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया कि करंट हमेशा परपेंडिकुलर मूव करता है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो ये एरिया का परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा, ये एरिया का परपेंडिकुलर करंट हमें लेना है। तो हम रेजिस्टेंस इसी करंट के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं कैलकुलेट करने, ये वाले एरिया का। तो आप देखो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखो, इस वाले एरिया को, ठीक है, इस एरिया में देखो, दिस इज ए, दिस इज सी, और ये जो फ्रंट है, क्लियर है, ये जो फ्रंट है, यानी आप बॉक्स को ही लेके चल सकते हो, 3D फिगर है। देखो मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये देखिए, ये हमारे पास ए है, क्लियर है, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये जो इनका डेप्थ है वो क्या है, सी है। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ का एरिया देखो, क्लियर है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू बी, और जो लेंथ होगा, लेंथ आप देखो क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये ऐसे अलाइंड है। तो लेंथ अगर हम देखें तो ऐसा, ये इसके अकॉर्डिंग, तो हम इसको लिखेंगे R इज इक्वल टू रो, एल की जगह हम लिखेंगे बच्चों C डिवाइडेड बाई A इंटू बी। तो इसको हम R1 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ R2 निकाल सकते हो, ऐसे ही आप R3 निकाल सकते हो, यानी आप किसी भी साइड से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इसे नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, तो इसको फेयर कॉपी में जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने मान लिया ये पॉइंट हमने ले लिया x और ये पॉइंट हमने ले लिया y। तो x y के बीच जो रेजिस्टेंस आया बच्चों वो आया R इज इक्वल टू, या हम लिख सकते हैं R एक्स वाई इज इक्वल टू रो C डिवाइडेड बाई ए बी। ऐसे ही आप अगर मैं इसको कहूँ x2 और इसको कहूँ y2, तो आपका होमवर्क है कि आपको रेजिस्टेंस x2 y2 के थ्रू निकालना है। ऐसे ही अगर मैं इसको ले लूँ x3 और इसको ले लूँ y3, जस्ट एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, जस्ट एक पॉइंट है, जैसे ए बी लेते हैं हम, वैसे ही x1 y1 ले लिया इसको। तो x1 y1 में हमारा ये आया, x2 y2 में आप सॉल्व कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एरिया, अगर आप देखो इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, b इंटू सी, क्लियर है। और जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये लेंथ है, दिख रहा होगा, इस दो प्लेट के बीच लेंथ क्या है, ए है, ठीक। तो ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पर R x2 y2 की बात करूँ तो हमारा आ जाएगा रो, आप देख रहे होंगे लेंथ विल बी ए, जैसे आपके घर में जो हाइट है वो आपका ए है, तो लेंथ विल बी ए, और एरिया देखो b इंटू सी, b इंटू सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा टाइप 1 हो गया, जिसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमेशा जब भी रेजिस्टेंस लिया जाएगा वो कौन से सरफेस का लिया जाएगा, जिस सरफेस से करंट परपेंडिकुलर पास करता है, उसका फॉर्मूला हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक। आपसे कहा कि एक बॉडी था जिसका लेंथ L था और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया,
और आपसे पूछेगा कि बताओ रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। तो यहां पर आपको हमेशा याद रखना कि किसी भी ऐसे सिस्टम में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी अगर लेंथ डबल होगा और उसने नहीं भी दिया है तो भी आपका जो एरिया है वो क्या कर देना है, हाफ कर देना है। नोट कर लीजिएगा, अगर लेंथ डबल जाता है, अगर वो कहता है क्वेश्चन में कि लेंथ डबल हो रहा है, तो आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मुझसे बोला गया कि फाइंड द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल, when the length of the conductor is double, बस ये दिया गया। अब हमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे R इनिशियल। R इनिशियल होगा रो एल बाई ए। मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था रेजिस्टिविटी सिर्फ तभी बदलती है जब मटेरियल बदल दिया जाएगा। अगर मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो R इनिशियल हमने लिख दिया रो एल बाई ए, और उसके बाद हमारे पास R फाइनल लिख देना है। तो R फाइनल L को डबल किया है और एरिया को अपने आप आपको क्या करना है, हाफ करना है। क्यों हाफ करना है, मैंने आपको बताया, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो मान लो मेरे पास वॉल्यूम इनिशियल AL था, तो V डैश, अगर आप ध्यान दो, V डैश में क्या दिया बच्चों, उसने AL बाई 2L कर दिया। इसको नोटिस कर रहे हो, V डैश उन्होंने बोला A इंटू 2L, लेंथ डबल, लेकिन आपको मैंने बताया वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन V डैश V कब बराबर होगा, ध्यान दो, तो V डैश विल बी इक्वल टू V कब, जब A क्या हो जाए बच्चों, A बाई 2। चेक करो, अगर मैं A को A बाई 2 करूं तो 2 से 2 कैंसिल, V और V डैश बराबर होगा। तो ऐसे ही वो 3 बाई 3 कर सकते हैं, बाई 4 कर सकते हैं, बाई 16 कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बस ये रख के चलना है कि वॉल्यूम हमेशा इनिशियल के ही बराबर होगा। अब पहले आपको V लिख लेना है, फिर आपको V डैश लिख लेना है, फिर आप चेक करो कि क्या मल्टीप्लाई, क्योंकि लेंथ तो उसने डबल कर दिया, तो आप लेंथ में तो अब कुछ कर ही नहीं सकते हो, एरिया अपने आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो ये नोटिस करना, ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, ग्राफ भी आता है, तो ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, तो अगर हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखें उस फॉर्मूला से, तो कुछ ऐसा आ रहा है, देखो RA बाई एल आ रहा है, RA बाई एल, और यूनिट अगर आप देखो तो R मीन्स O। तो यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं, तो रो इक्वल टू m डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर टाउ, ठीक है। अभी हमने कहा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा टाउ क्या होगा, टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने का मतलब बोर्ड आपको क्लियर है। एक्चुअली लाइट चली गई थी, तो चलिए, तो टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज करेगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, यहां आप देख रहे होंगे, तो जो रेजिस्टिविटी है बच्चों, रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इससे क्या पता चला, इससे पता चला किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो इससे पता चला कि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता। अब आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि सर आप कंडक्टर कंडक्टर कह रहे हो, इसका मतलब बाकी चीजों में अलग होता है। तो यस, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेमी कंडक्टर की, तो चैप्टर यूनिट हम 9 में पढ़ेंगे। यहां पर इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते, यहां सिर्फ ग्राफ बनाते ताकि आपको एक माइंड में क्लियर हो जाए। अगर मैं यहां ग्राफ बनाऊं बच्चों कंडक्टर का, तो आप देखो रेजिस्टिविटी, और अगर मैं T की बात करूं तो क्या होगा बच्चों, ये बढ़ेगा।
यानी कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये आपको बस नोट करना है, मैं उस चैप्टर में समझाऊंगा कि आया कैसे। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी घटती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो एक्चुअली कंडक्टिविटी बढ़ती है। उसके बारे में फिर कह रहा हूं, यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 9th जब आप चैप्टर पढ़ोगे बड़े आराम से, 9th यूनिट, तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी चीज है, ठीक है, कि रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी के लिए आप ग्राफ बना लीजिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का डायरेक्टली, और रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर इनवर्सली, ठीक। एक और आपको मैं बता दूं, सुपर कंडक्टर्स में जो रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बढ़ता है, ये देखिए, यानी कुछ पॉइंट्स के लिए, कुछ वैल्यू के लिए तो कांस्टेंट होता, उसके बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था 11th क्लास में, थर्मल एक्सपेंशन, उसी का यूज यहाँ आपको डिराइव नहीं करना है, मैं फिर बता दूं, डिराइव नहीं करना है, सिंपली नोट करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने कहा कोई टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो उस टेम्परेचर पर अगर रेजिस्टेंस R है और इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हमने बताया R0 है। R0 कब, जब टेम्परेचर को मैं T0 लिख रहा हूं, T1 को, और RT कब, जब टेम्परेचर बढ़ा, जो कि हो गया TT। ऐसे केस में जो हमारा RT का एक्सप्रेशन आता है वो आता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। व्हाट इज डेल्टा T? तो डेल्टा T बच्चों दिख रहा होगा T माइनस T0 या TT माइनस T0। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है जब भी आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, तो आपको RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। और व्हाट इज अल्फा हियर? तो अल्फा को यहाँ कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और सेम फॉर्मूला बच्चों रेजिस्टिविटी के लिए भी अप्लाइड है, सेम फॉर्मूला, सिर्फ आपको RT की जगह रोटी कर देना है, रोटी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। क्लियर है? अब इस पर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके पास ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्लियर दिख रहा है बच्चों, अगर डेल्टा टी बढ़ेगा तो आरटी यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सिमिलरली अगर हमारा डेल्टा टी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, क्लियर दिख रहा है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो याद रखना रेजिस्टेंस में लेंथ भी फैक्टर है, एरिया भी फैक्टर है, तो वहां नहीं जाना है आपको रेजिस्टिविटी के बेस, क्योंकि आपका जो टॉपिक है जो लिस्टेड है वो है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस। रेजिस्टेंस तो हम अलग से लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि आर को अगर मैं रो एल बाई ये दोनों साइड रखूंगा और मैं मान के चला लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है तो हम यही फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस पे एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में और न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, तो वो आप जरूर सॉल्व करना। डायरेक्ट इसी के बेस्ड आपको एक्सप्रेशन के बेस्ड वो क्वेश्चन है तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एग्जाम्पल एक तो इस टॉपिक के ठीक नीचे एग्जाम्पल मिलेगा आपको, और दूसरी चीज जब आप एक्सरसाइज में जाओगे तो भी आप देखोगे 6 या 7 3 क्वेश्चन है करंट में जो कि इसके बेस्ड है, इस फॉर्मूला के बेस्ड। तो आप सॉल्व करना और उसके बाद मुझे पास व्हाट्सएप कर देना या कमेंट कर देना कि यस यू हैव डन इट। चलिए अब हम चलते हैं अपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक टॉपिक वो जो कार्बन रजिस्टर वाला है, तो वो मैंने देखो कार्बन रजिस्टर में बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, उस पर मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए हैं कल वाली क्लास में, मतलब जो प्रीवियस क्लास हुई थी। अलग से अगर कोई बच्चे उसे अटेंड नहीं किए हों तो अलग से मैं बहुत शॉर्ट वीडियो वैसे ही बना दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डर के हेल्प से, और फिर आप वहां से देख सकते हो। बाय द वे मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो चीज़ें आ गई होंगी क्योंकि कई बच्चों ने आंसर भी बताया था, ठीक है। अब हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और आज की क्लास में हम बहुत बेसिक देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल, व्हीट स्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ। तो अगला क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना
क्योंकि वो एक ही बार में समझ में आता है, और एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखिए, इसमें भी वही चीज़ है, हमारे पास दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं बहुत शॉर्ट में और इसको जल्दी कर देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपने 10th में पढ़ा है और अभी कैपेसिटर में भी हमने देखा था। तो माना मेरे पास दिस इज रेजिस्टेंस, ये बता दूं ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस की एक खासियत होती है बेटा, इनका कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। अगर आप इधर से जोड़ दोगे बैटरी से तो ये पहला टर्मिनल हो जाएगा, इधर से जोड़ दोगे तो ये टर्मिनल हो जाएगा। इसमें कोई प्लस माइनस, जैसे कैपेसिटर में याद होगा एक प्लेट प्लस था तो दूसरा माइनस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा चीज, अगर आपको कहीं ऐसा सिंबल दिखे, यानी रेजिस्टेंस दिखे और उसके ऊपर एरो लगा रहे, तो इसको बच्चों रिहोस्टेट कहते हैं, या हम कह सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है फिक्स नहीं है, रिहोस्टेड है। आप जब लैब में जाओगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, वो एक ऐसे सिलिंड्रिकल वायर रहता है और उसके ऊपर वो कैप रहता है, ठीक है। उसका सिंबल ये होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और यहाँ हम बात कर रहे हैं फिक्स रेजिस्टेंस की। तो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस है बच्चों R2, और दोनों को मैंने कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया कि 1 बाय 1 या एक के बाद एक, तो ऐसे केस में अगर मैं इनको बैटरी से जोड़ता हूं बच्चों, तो ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ठीक है। अब अगर मैंने वोल्टेज V दिया, अगर मैं यहां से करंट निकालूं I, तो वो I यहां से होते हुए दोबारा, क्योंकि याद होगा मैंने बताया था करंट कंजर्व होता है, तो जितना आप बैटरी से निकालते हो उतना ही आपके बैटरी में एंट्री करता है। मतलब हम दिखाते हैं ऐसा कि वो उतना ही एंट्री करेगा। तो I गया और I आ गया, यानी कि क्या दोनों में क्या सेम रहा बच्चों, तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम रही। बट हमें पता है V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, IR, जो कि ओम्स लॉ ने कहा था। तो V इज इक्वल टू IR में यहां पर देखो IR1, I इंटू R1 करूंगा तो मेरे पास जो वोल्टेज आएगा यहां पर वो आएगा V1, और अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर जो ड्रॉप आ रहा है वो आ रहा है V2। इज इट क्लियर? तो अब ये V1 और ये V2, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़े में कर देता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि ये टर्मिनल था जो आपके पास रेजिस्टेंस का A और B, इसके बीच टोटल जो पोटेंशियल लगाया गया था वो 10 वोल्ट का लगाया गया था। तो ऑब्वियसली इसके और इसके बीच का जो ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, 10 वोल्ट के ही, ठीक है। मैंने कैपेसिटर में भी पढ़ाया था कि ये देखो ये तार सेम है और ये तार सेम है। अगर मैं इसको 10 लिया हूं, इसको 0 लिया हूं, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10, यानी टोटल ड्रॉप कितना हुआ बेटा, 10 का। अब ये 10 डिवाइड हो सकता है 6 4 में, 5 5 में, वो अलग बात है। हम मान के चल रहे हैं कि ये डिवाइड हुआ V1 और V2 में। तो ऐसे केस में जो आपका अप्लाइड वोल्टेज होगा वो बराबर होगा ड्रॉप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। अब अगर n रेजिस्टेंस होगा तो ये V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn कर लेंगे, हम 2 का केस लेके चल रहे हैं। अब V को मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू आर इक्विवेलेंट, यानी ये क्या है, ये पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो है I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 को मैं लिख सकता हूं IR1 और V2 को मैं लिख सकता हूं IR2। क्लियर? अब I get cancel and what we get R equivalent is equal to R1 plus R2। अगर यही मेरे पास n रेजिस्टेंस रहेगा तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, समेशन ऑफ Ri वेयर I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक। तो आप ये नोट कर लीजिए, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यहाँ एक चीज आपको याद रखना है बच्चों कि अगर मैं ये 10 दे दिया तो ये 10 हो गया और ये क्या हो गया, 0, यानी टोटल जो ड्रॉप होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप्स अगेंस्ट दी रेजिस्टर्स होगा सीरीज में, और करंट आपको पता ही है सेम होता है, मैंने अभी बताया। नेक्स्ट आता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोटिस करना बच्चों, मान लीजिए ये R1 हो, ये R2,
ठीक है, इनका एक हेड एक साथ और टेल एक साथ जोड़ दूं तो इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब पैरेलल में मान लिया ये वोल्ट है, यानी इसने जो बैटरी दिया उसने मान लिया 10 वोल्ट दिया, तो अगर ये 10 है और ये 0 है तो ये 10 है तो बच्चों ये भी 10 हो जाएगा, क्लियर है। और ये 0 है तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0। सिमिलरली ये 10 है तो ये भी 10 और ये भी 10। अब आप देख रहे होगे दोनों ही रजिस्टर में जो ड्रॉप हुआ है वो 10 का ही हुआ है, यानी आपने जो दिया था 10 वोल्ट, देखा जाए तो वही ड्रॉप इसने भी 10 का वोल्ट का आपने ड्रॉप कराया और इस वाले रजिस्टर ने भी 10 वोल्ट का ड्रॉप कराया। इससे बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों जो V है वही इसके अक्रॉस भी V होगा और वही इसके अक्रॉस भी V होगा। बट अगर मैं करंट की बात करूं तो देखो मान लिया मैंने यहां पर करंट भेजा I, अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें भी I चला जाएगा इसमें भी I चला जाएगा, क्योंकि अगर दोनों में I गया तो 2I हो जाएगा, जबकि करंट निकला कितना है, निकला I है, आना कितना चाहिए I। ऐसे केस में मान लिया ये I1 गया और ये I2 गया तो ऑब्वियसली देखो ये I1 I2 आएगा और फिर क्या पहुंच जाएगा I। तो बेसिकली जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू टोटल करंट सप्लाइड बाय बैटरी, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो होता है वोल्टेज सप्लाई के बराबर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर फिर वही बात V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगाऊं तो I को लिख सकता हूं V बाई आर इक्विवेलेंट टोटल I को। सिमिलरली I1 को मैं लिख सकता हूं बच्चों V बाई R1, सिमिलरली I2 को लिख सकता हूं मैं V बाई R2। तो अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो I को मैंने लिखा V बाई आर इक्विवेलेंट, I1 को V बाई R1 और I2 को V बाई R2। V और V कैंसिल, व्हाट वी गेट 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, या हम ये लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को जोड़ सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लगाएंगे इसके बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे, फिर हम चलेंगे किरचॉफ पे। तो अगली क्लास और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक टॉपिक बीच में रह गया है और वो है ओम्स लॉ का ग्राफ। ठीक है, ओम्स लॉ का ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज का क्योंकि हमारा सेशन 45 मिनट का हो चुका है, एनीवेज यहाँ तक में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे परसों वाली क्लास में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।